अब लोगों को लग रहा है कि यार इनकम टैक्स में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टीसीएस का जो रेट कम किया है, मेडिकल और एजुकेशन, इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है। जहां पहले 5% का रेट था, उसको घटा के 2%। डिमांड सप्लाई दोनों जो हो रही है वो मैनिपुलेट की जा रही है यूजिंग द लिवरेज मनी, राइट। तो लिवरेज मनी को कट डाउन करना था और डेरिवेटिव्स के ट्रांजेक्शन को उनको डीमोटिवेट करना था, उसको कॉस्टली बनाना था। तभी आपने देखा होगा उसका लॉट साइज इंक्रीज हुआ, उसके एक्सपायरी के साथ बदलाव किया गया और उसके नाउ फाइनली एसटीटी के साथ चेंज किया गया। तो ये सब चेंज करने के पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल था कि डेरिवेटिव्स को कॉस्टली करें, लोगों को हम लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाएं। तो इसलिए ये सारे चेंज किए गए। सेकेंडरी मार्केट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कंपैरेटिवली करंट मार्केट रेट से कम रेट पे मुझे मिलते थे। तो इससे मुझे एडवांटेज क्या हो रहा था कि अगर मैं मेच्योरिटी से 1 साल पहले भी ले रहा हूँ, मेच्योरिटी पे मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, मेरा सारा इनकम टैक्स फ्री है। तो टैक्स आर्बिट्राज की तरह यूज हो रहे थे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि इंटेंट कभी नहीं था गवर्नमेंट। वेलकम टू बाजार एंड बियॉन्ड। आज हमारे साथ है नवीन वाधवा, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड एडवाइजरी एट टैक्समैन। नवीन हैज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस। इस एपिसोड में हम यूनियन बजट 2026 में अनाउंस किए गए इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू नवीन फॉर जॉइनिंग अस। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद जो अभी बजट में ज्यादा टैक्स स्लैब्स तो चेंज हुए नहीं है, मगर फिर भी काफी ऐसा लग रहा है कि लोगों को फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगा इन देयर लाइफ, वेदर इट्स से बिकॉज ऑफ द एसटीटी like increase. What are these things that people might feel over the next few years or over this new financial year? सो विवेक, सबसे पहले हम लोग एक बात समझे कि 1 अप्रैल 2026 से एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और उसी रीजन की वजह से सरकार इस बार बची कि और नए रिफॉर्म्स वो अनाउंस ना करे। देखिए, जितने भी रिफॉर्म्स थे ना, लास्ट बजट में, यूनियन बजट 2025 ने, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स में, आप और मैं जानते हैं कितने बदलाव किए थे। उन्होंने 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम की थी, ऑब्वियसली 87 रिलीफ के साथ। फिर जीएसटी के रेट्स भी उन्होंने कम किए थे। हर साल गवर्नमेंट रेट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, हर साल वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकती। जो रिफॉर्म्स आई है उनको सेटल डाउन होने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा और उस रिफॉर्म्स का रिजल्ट इवेल्युएट करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। ये तो हुआ बैकग्राउंड, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मैंने अभी एक बात बोली कि 1 अप्रैल 2026 से कुछ चीजें बदलने वाली है, वो क्या बदलने वाली है? इनकम टैक्स एक्ट 2025 जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ था, सितंबर में गवर्नमेंट ने उसको पास किया, जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है, राइट। अब लोगों को लग रहा है कि यार इनकम टैक्स में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग जो हम लोग फाइनेंस बिल देखे, जो फाइन प्रिंट आता है बजट के साथ, जिसको हम लोग फाइनेंस बिल बोलते हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो चेंजेस उसमें आनी है, उसके अंदर प्रपोजल्स आते हैं। सिर्फ मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो 113 प्रपोजल्स हैं, ठीक है। उसमें से लगभग लगभग 25 से 27 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हैं और जो बाकी हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हैं, राइट। सो गवर्नमेंट का जो फोकस है, वो फोकस ये है कि क्योंकि लगभग लगभग 6 महीने हो चुके हैं जब ये एक्ट बना और जब ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो उसके अंदर काफी गैप्स आइडेंटिफाई किए। हम लोगों ने भी काफी गैप्स आइडेंटिफाई किए। हम लोगों ने वो गैप्स भी गवर्नमेंट को हाईलाइट भी किए थे। वो गवर्नमेंट ने इस बार फोकस क्या किया है कि वो आपकी लाइफ और अपनी लाइफ सिंपल रखना चाहते हैं। वो आपको एक मौका दे रहे हैं कि यार आप कंप्लायंस कीजिए, ईमानदारी से कंप्लायंस कीजिए, एंड एज अ डिपार्टमेंट, एज अ गवर्नमेंट, वी विल मेक श्योर कि आपके कोई हैरेसमेंट ना हो, राइट। तो ये सबसे बड़ा मेन फोकस है। इस फोकस के साथ अगर हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 की जो चेंजेस प्रपोज हुए हैं उसको देखेंगे तो अपने को पूरा का पूरा क्लैरिटी आएगी कि गवर्नमेंट ने ऐसा चेंज लेके क्यों आए हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं टैक्स रेट्स पे। आपने कहा कोई चेंज नहीं हुआ, एसटीटी को भी हम लोग छोड़ते हैं। एसटीटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है और रादर ये आपके ट्रेडिंग पे टैक्स लगता है। हर बंदे के ऊपर आप इनकम अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे इम्पैक्ट नहीं करता। अगर आप स्टॉक मार्केट में करें तो एसटीटी को एक बार के लिए हम लोग थोड़ा सा साइड में रख के हम लोग इनकम टैक्स के प्रपोजल को अगर हम लोग देखें हाई लेवल पे तो क्या क्या प्रपोजल्स आए हैं। तो मैंने आपको बोला रिफॉर्म्स कुछ नहीं है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस ऐसे आए हैं कि वो बारीकी वाले पॉइंट्स गवर्नमेंट ने पिक किए हैं जिससे हैरेसमेंट कम हो और आपकी लाइफ में कन्वीनियंस आए और कंप्लायंस में थोड़ा सा आपका कंप्लायंस बर्डन जो है वो कम हो, राइट। तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट या इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स की मैं बात करूं जो गवर्नमेंट लेके आई है इस बार,
सबसे पहले उन्होंने टीसीएस के रेट को कम किया। देखिए ये Got it. सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो टीसीएस का जो रेट कम किया है, मेडिकल और एजुकेशन, इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है। जहां पहले 5% का रेट था, अब उसको घटा के 2% के, इनफैक्ट पूरे टीसीएस में इन्होंने 2% का रेट किया है, एक्सेप्ट एलआरएस में जो हम रेमिटेंस बाहर करते हैं, उसको भी मैं एंड में कवर करता हूँ। तो इन्होंने कुछ जहां पे 5 था उसको 2 किया, जहां 1 था उसको 2 किया है, जस्ट टू इंश्योर देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन द टीसीएस रेट। क्योंकि आज भी ना, आप टीडीएस में लगभग लगभग 15 रेट्स हैं, Correct. Correct. टीसीएस में भी 4 रेट्स हैं। तो उन चीजों को यूनिफॉर्म करें, सिंपल करने के लिए उन्होंने रेट्स के अंदर रेशनलाइज किया। तो अब ये एक बेनिफिट तो ये हुआ कि आपका टीसीएस का रेट कम हुआ। अगर आप मेडिकल के लिए, एजुकेशन के Hmm. लिए बाहर पैसा भेज रहे हैं तो 2% का टीसीएस है। लेकिन अगर आप बाहर टूर एंड ट्रैवल पैकेज लेके जा रहे हैं, तो जहां उस पे उन्होंने 2% कर दिया, लेकिन 10 लाख की लिमिट हटा दी है। तो ये आपको कुछ दिया है तो कुछ लिया भी है। Hmm. सबसे बड़ा जो इसके अंदर है ना, जिसमें नो वन इज टॉकिंग अबाउट, विच आई पर्सनली बिलीव देयर वुड बी ए चेंज। अब लोकसभा उसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस करेगा। एलआरएस पे अभी भी हमारा जो रेट है वो 20% ही है, 10 लाख से ऊपर जाने पे, ये राइट? एलआरएस का तो अगर आप ये बता समझा दें लोगों को कि क्या होता है, सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट बिकॉज़ ले हाँ, पर्सन को समझ में नहीं आता होगा एलआरएस क्या होता है? ओके। इफ समवन सो डज़न्ट नो। एलआरएस एलआरएस क्या होता है विवेक? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये एक स्कीम है जो कि आरबीआई की है, जो कि फेमा के अंडर आरबीआई ने की रेगुलेशन लेके आया है। और उन्होंने अगेन कन्वीनियंस पे गवर्नमेंट का फोकस है कि यार आपको बाहर कहीं पर लेजिटिमेट जेन्युइन पर्पस के लिए बाहर पैसा भेजना होता है। वी आर लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, वी आर ओपन इकोनॉमी। आप इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि आप इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेज पाएंगे, और हर सिचुएशन में आरबीआई से अप्रूवल के लिए भी नहीं जा सकते। तो सोचिए लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज कितना बड़ा नाइटमेयर होता है ये। हुँ, तो आरबीआई ने बोला कि 2,50,000 डॉलर, डॉलर माइंडेड, डॉलर पर इंडियन सिटीजन, इंडियन रेजिडेंट कैन रेमिट मनी आउटसाइड इंडिया फॉर द डिफाइंड पर्पसेस, करेक्ट, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जिसमें गिफ्ट है, इसमें काफी सारे इन्होंने ट्रांजेक्शन बता रखी है, जिसमें बिना परमिशन के आप पैसा बाहर भेज सकते हैं, जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। ओके, ओके, उसमें मेडिकल भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें अगर मैं यूएस मार्केट में किसी भी फॉरेन टेरिटरी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लिस्टेड स्टॉक्स में, तो उस 2,50,000 डॉलर के अंडर अंडर रहते हुए मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, तो ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पे जो अभी रेट था वो 10 लाख आईएनआर से ऊपर जाते ही 20% का टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी था बैंक्स के लिए, एडीज के लिए। बट वहां पे इंटरेस्टिंगली कोई चेंज नहीं आया। बाकी सब जगह पे इन्होंने यूनिफॉर्म किया, बट एलआरएस में कोई इन्होंने चेंज नहीं किया। ठीक है? ओके, मतलब अगर आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टीसीएस 20% देके इन्वेस्ट कीजिए बाद में सो दैट देयर इज़ ट्रेसेबिलिटी, मतलब जस्ट एज़ एन असाइड, समथिंग लाइक बिल्कुल, ये $2.5 की जो लिमिट है ना विवेक, दैट। ये हर साल की है। समझ गया। अभी जैसे आज हम फेब में खड़े हैं तो वी स्टिल हैव 2 मंथ्स। अगर मुझे यूएस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं $10 लाख, 10 लाख रुपए मैं इस 2 महीने में दे दूं, और 10 लाख रुपए मैं अप्रैल में भी ट्रांसफर कर दूं, कोई टीसीएस नहीं होगा, राइट? और अच्छा, टीसीएस अच्छा, ओके। कोई आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ये आपकी एक तरीके से एडवांस टैक्स है जो गवर्नमेंट आपसे लेती है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल के आप इसको टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है और आप उसका रिफंड क्लेम कर लेते हैं। समझ बट आपका पैसा ब्लॉक होता है, आपका वर्किंग कैपिटल हिट होता है। दिस इज द ओनली इम्पैक्ट टीसीएस हैज ऑन योर फंड फ्लो। इसके अलावा इसका और इसे डरने की जरूरत नहीं है कि आपका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है विवेक। हाँ, तो जस्ट ये एज़ एन एक चीज है। हाँ, जस्ट एज़ एन एग्ज़ाम्पल फॉर आवर व्यूअर्स, अगर किसी ने 10 लाख के ऊपर की गाड़ी खरीदी हो, तो उनको भी टीसीएस देना पड़ता है, उनका 1% रहता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग नवीन। राइट, हाँ, राइट, तो राइट, समथिंग राइट। सिमिलर टू दैट बेसिकली। तो आई यस, जस्ट वांट टू बिल्कुल सिमिलर टू हाँ, दैट। आई जस्ट वांट टू मूव टू दिस नेक्स्ट पॉइंट, जो ये आपने बोला ना कि वो कंप्लायंसेस को थोड़ा ज़्यादा सख्ती से नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देयर इज़ दिस वन थिंग दैट द फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन्ड कॉल्ड ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम। वो नज नज बेस्ड, जैसे नज करेंगे टैक्स पेयर को कि देख ली आपका अगर डिडक्शन सही है कि नहीं देख लीजिए। मुझे भी आया था, इवन दो मैंने सही किया था, मेरे काफ़ी दोस्तों को भी आया था, उन्होंने सही से भी उन्होंने डिडक्शन क्लेम किया था। इज़ दिस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट बेस्ड? उसका थोड़ा आप मतलब समझा दीजिए फॉर आवर व्यूअर्स कि क्या होता है ये? थोड़ा बिग वर्ड टाइप लग रहा है। सो ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन गवर्नमेंट क्या चाहती है? देखिए गवर्नमेंट के लिए ना, हम लोग जो टैक्स पेयर्स हैं वो हमें अपने कस्टमर की तरह ट्रीट करना चाहती है। हुँ, हुँ। इवेंचुअली मैं गवर्नमेंट को पैसा ही दे रहा हूँ ना देश चलाने के लिए। आप हुँ, भी टैक्स पे करते हैं, मैं भी टैक्स पे करेक्ट, करता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारे बीच में एक ट्रस्ट का एक फैक्टर होना चाहिए। हमारा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे को ऑन द फेस फेथफुल मान ले, ट्रूथफुल माने, राइट? तो इसके लिए गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम आप सब कुछ आंखें भी नहीं मूंद सकते।
तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यार मैं टेक्नोलॉजी की मदद ले रही हूँ, गवर्नमेंट ओपनली नहीं बोलती, लेकिन गवर्नमेंट को सब पता है आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, और ये बात गवर्नमेंट आपको बताती भी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे छुपा के बैठी है। अगर आप अपना AIS या फॉर्म 26 करेक्ट, खोल करेक्ट, के देखेंगे, करेक्ट, करेक्ट, तो वो आपकी जो टैक्स पासबुक है, और 26 आपकी टैक्स पासबुक है, जो AIS है आपकी टैक्स पासबुक से एक कदम और आगे चली गई है, करेक्ट, जिसमें आपकी काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस की डिटेल आती हैं। सारी नहीं आती, लेकिन कुछ हद तक काफ़ी डिटेल्स आपकी आती हैं, करेक्ट। राइट? तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि यार मेरे पास आपकी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस की डिटेल है। आप इन डिटेल्स के अलावा कुछ और भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, उसको आप ईमानदारी से आप अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कीजिए। हुँ, हुँ, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, हुँ, ठीक है? और इसमें ना 2 बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है विवेक, जो अपने को समझना होगा। एक, जो गवर्नमेंट अपनी टेक्नोलॉजी को जो यूज़ कर रही है, उससे गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज है, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करती है, ये वो कैसे पोर्ट्रे आपको कर रही है। तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं, कंप्लायंस कॉस्ट की। हुँ, हुँ। सर आप बिलीव करेंगे, इंडिया इस वक़्त पहले पायदान पे खड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, कॉस्ट टू टैक्स कलेक्शन, मीन्स कॉस्ट टू टैक्स कलेक्शन रेशियो। सो एक रेशियो है, अच्छा, गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करती है और उसको कलेक्ट करने के लिए कितना खर्चा करती है। कैन ओके, यू बिलीव वो कितना है? 0.40% से कम है। मतलब 40% ₹100 में कम है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रेशियो माना अच्छा, अच्छा, जाएगा। कि गवर्नमेंट अगर आपसे ₹100 कमा रही है, तो सिर्फ 40 पैसा ₹1000 में सिर्फ ₹40 खर्च करती है, सॉरी ₹4 खर्च करती है वो पैसा कमाने के लिए, राइट? ओके, 10,000 में 40 और 1,00,000 में ₹400 सिर्फ, ठीक है? जो कि और गवर्नमेंट इसीलिए कर पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। ओके। आप अपने AIS में देखिए, आपकी पूरी कैपिटल गेन की ट्रांज़ैक्शन, हाँ, आपकी वो सारे इंटरेस्ट इनकम, आपकी रेंटल इनकम। थ्रेशोल्ड्स के बेसिस पे तो ना, करेक्ट। सोचो इस लेवल की डिटेल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट कैप्चर कर पा रही है, और इसको डे बाय डे गवर्नमेंट इंक्रीज ही करेगी, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वो एरियाज के स्कोप के अंदर कवर करेगी। तो एक पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट, मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट आप पे फेथ करती है और करना भी चाहती है। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा रेशियो नंबर बोला था अपनी किसी एक स्पीच में। मैं बात करूं 2 या 3 साल पहले की, अब वो नंबर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मोदी जी ने कहा था कि 0.26% ऑफ टोटल रिटर्न फाइल की स्क्रूटनी असेसमेंट होती है। सर कैन यू इमेजिन किस स्क्रूटनी लेवल तक असेसमेंट का गवर्नमेंट ने। थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देंगे हाँ, जस्ट फॉर द ले सो पर्सन? जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो रिटर्न फाइल करने के बाद गवर्नमेंट का जो CPC है, जो कि बैंगलोर में जहाँ पे आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, हुँ, हुँ, उनके अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। हुँ, हुँ। वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपके रिटर्न को प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज और एल्गोरिदम और लॉजिक से इवैल्यूएट होता है ऑटोमेटिकली। तो अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे फ्लैग हो जाती है, अच्छा, क्या इस ट्रांजेक्शन में मुझे कुछ गड़बड़ मिल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी AIS के अंदर तो आ रहा है जी, आपने रेंट रिसीव किया है, अच्छा। ठीक है, हुँ, हुँ। लेकिन आपके ITR में रेंट ही नहीं है। समझ गया, आपके इंटरेस्ट पे TDS कटा है, लेकिन आपने TDS अपना इंटरेस्ट डिक्लेयर ही नहीं किया। समझ गया। आपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में डील किया जिसमें TDS भी कटा हुआ है, बट आपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट ही डिक्लेयर नहीं किया। ये तो एक एंगल हुआ। हुँ, हुँ। दूसरा एंगल क्या हुआ कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ऐसे एविडेंस मिले, किसी XYZ पार्टी के यहाँ पे रेड हुई, वहां से कुछ एविडेंस मिले जिसमें आपका नाम भी था, लेकिन आपने अपनी ITR में वो इनकम डिक्लेयर नहीं कर रखी। तो गवर्नमेंट के पास जब एविडेंस कलेक्ट होते हैं, समझ गया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मीन्स थ्रू बाय प्रोसेसिंग योर ITR, इनडायरेक्टली मतलब सर्च हुआ, कोई आपके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन मिली, कोई अलग अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन आ गई। एक बड़ा अच्छा आपको एस्पेक्ट, इसमें मैं थोड़ा सा अलग रास्ते पे जा रहा हूँ, बड़ा बट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। सर आपने देखा होगा, 2 पार्टीज़ के बीच में कई बार डिस्प्यूट होता है जी, इसको मैंने 10 लाख रुपए कैश में लोन दिया, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, और मैं कोर्ट के पास चला गया और उसपे केस कर दिया मैंने, ठीक है? हुँ, कोर्ट ने एविडेंस माँगे और उन्होंने बोला जी हाँ, इस पार्टी ने इसको कैश लोन दिया था और उस पार्टी ने कैश लोन लिया था, तो मैं ऑर्डर देती हूँ कि वो पार्टी उसको कैश लोन रिफंड करेगी, ठीक है? ऑन द फेस ये बहुत सिंपल लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इंस्ट्रक्शन भी इश्यू की थी। हुँ, हुँ। 2 लाख से ऊपर की ट्रांज़ैक्शन कैश में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आप हाँ, अपने करेक्ट। पेरेंट से, अपने ब्लड रिलेशन में किसी से भी 2 लाख से ऊपर ट्रांज़ैक्शन कैश में नहीं कर सकते। सोचिए अगर आप कोर्ट के तो पास गए, सिंगल ट्रांज़ैक्शन की कोर्ट बात कर में आपने हर ट्रांज़ैक्शन की कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, कोई नहीं, आई एम सेइंग एक्सेप्शन नहीं 2 है, लाख का राइट? ट्रांज़ैक्शन एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, एक, कैश। राइट, राइट। ओके, समझ एक गया, मैं समझ बात करूँ ट्रांज़ैक्शन की, अब एक इनवॉइस बिल हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है,
हॉस्पिटल की बिल का पेमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट को छोड़ के जैसे आप टैक्स पे कर सकते हो कैश में, बैंक में जमा कर सकते हो, लेकिन जो 2 पार्टीज़ के बीच में ट्रांज़ैक्शन है, आप वो कैश में नहीं कर सकते। समझ गया। अब आपने कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपके फ़ेवर में डिसीज़न दे दिया कि यार आपने 2 लाख रुपए का लोन दिया था, अब आप इसको भुगतान करो। हुँ, आप 10 लाख का लोन लिया था, आपने वो लिमिट तो वायलेट कर दी ना, 269 समझ एसटी गया, एक सेक्शन है, समझ गया। आपने 2 लाख की लिमिट वायलेट कर दी। अब आप पे 2 लाख जितने का कैश ट्रांज़ैक्शन था उतने की पेनल्टी लगेगी। हुँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि इस तरीके की ट्रांज़ैक्शन जो होंगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होंगी। तो सोचिए ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि आपने 10 लाख के लोन का लेन-देन किया था, तो आपका स्क्रूटनी में आएगा ही आएगा मैटर, राइट? समझ तो रहा हूँ। इसलिए गवर्नमेंट आपके जो टैक्स डिपार्टमेंट है, आपके पीछे तब तक नहीं आएगी जब तक उनके हाथ में कोई एविडेंस ना लग जाए। तो ये है ट्रस्ट बेस्ड समझ टैक्सेशन सिस्टम कि गवर्नमेंट स्पेसिफिकली किसी बंदे के पीछे तब तक नहीं जाएगी जब तक उसके हाथ में कोई एविडेंस ना लग जाए। समझ आपकी लेविश लाइफ़स्टाइल है, आप सोशल मीडिया पे महँगा खर्चा कर रहे हो, शादी में ब्याह में अच्छा महँगा खर्चा कर रहे हो और गवर्नमेंट के हाथ में अगर एविडेंस लगेगा तो वो आपके अगेंस्ट आएगी, नहीं तो आपको वो परेशान नहीं करेगी। यही ट्रस्ट दिखाता है between department and between the taxpayer. समझ गया। नवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, आई मीन आई जस्ट ट्राई टू फ्रेम इट इन अ वेरी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। ये जो इंटरेस्ट डिडक्शन जो है, जो म्यूचुअल फंड और डिविडेंड में पहले अलाउ होता था, अभी ये अमेंडमेंट्स प्रपोज जो हुए हैं कि इसमें वो निकाल दिए जाएंगे, मतलब वो अलाउबल नहीं रहेंगे। इसका मतलब, प्लस इफ यू कपल दिस विद एसटीटी का जो इंक्रीज है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इन्वेस्टिंग स्पेस में थोड़ा फ्रिक्शन आ रहा है, या आपको लगता है दिस इज पार फॉर कोर्स, इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी? So विवेक एक्चुअल में इन दोनों डिसीजंस को समझने के लिए ना हम्म, हमें पोस्ट कोविड इंडिया का इन्वेस्टमेंट मार्केट सिनेरियो जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक। राइट? सर विवेक आप मैं अभी कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस है इंडिया में, हम्म, जो ट्रांजैक्शन की जो अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू है, हम्म, व्हिच इज मोर देन 400x ऑफ द कैश वॉल्यूम, हाँ, करेक्ट, राइट? करेक्ट, अगर ₹1 का कैश मार्केट में शेयर बिकता है, तो डेरिवेटिव में ₹400 का बिकता है। समझ गया, करेक्ट, और अगर आप डेवलप्ड नेशन की बात करें तो यही जो रेशियो होगा वो 15 और 20x का होगा, समझ गया, राइट? और अगर खाली हम प्रीमियम की बात करें ना, जो प्रीमियम हम लोग ऑप्शन या फ्यूचर की सेल परचेज पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं, सर वो भी 70% है। मतलब सोचिए खाली प्रीमियम की बात करते हो जो कि बहुत मिनिमल अमाउंट होता है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, हम्म, राइट? और ये बाकी कंट्री में 2 या 3% होता है। हम्म, तो इसका ये क्या इंडिकेशन दे रहा था? और आपने सेबी ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी 1992% हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं लॉस दे बनाते लूज़ हैं मनी कहीं। इन द डेरिवेटिव, हाँ, राइट? तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना था। कुछ ना कुछ क्या करना था? उन्होंने एक तरीके से डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू ने प्लस सेबी ने जॉइंट एफर्ट्स लगा के ये जो आई वुड से कि इनडिसिप्लिन था इन्वेस्टमेंट मार्केट में, हम्म, उसको उनको क्रैक करना था, राइट? बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑब्वियसली उनके पास वैसे नो हाउ है, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज है। उसके उलट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ अपनी हिंच पे इन्वेस्ट करता था, जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए भी लॉस मेकिंग था। हम्म, और इंडिया के लिए एज सच, क्योंकि यही पैसा अगर एफआईज इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं तो आईएनआर भी हमारा डेप्रिशिएट होता है। तो इन अच्छा, चीजों को रोकने के लिए सेबी और सीबीडीटी को 2 एफर्ट्स पे काम करना था। पहला, डेरिवेटिव को कॉस्टली बनाओ, हम्म, लिवरेज को कम करो, ओके, राइट? जितने भी ब्रोकर्स हैं आज के डेट में जो आपको मार्जिन मनी पे करती हैं, मार्जिन अलाउ करती हैं हम्म, कि आप कुछ अमाउंट देके 10% देके ₹100 की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं हम्म, और उसके बदले में वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। करेक्ट, आई हैव सीन केसेस वेयरइन इन्वेस्टर टेकिंग लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड्स, अच्छा, राइट? अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में अब म्यूचुअल फंड तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल है ना, हम्म, मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए सेल परचेज नहीं करूँगा, राइट? हम्म, और या फिर मैं ऐसे डिविडेंड पीपल इन्वेस्ट मनी इन द डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जिनका मुझे पता है कि जनरली इस विंडो के अराउंड वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, मैं लोन ले रहा हूँ और वो पैसा मैं ऐसे स्टॉक्स में लगा रहा हूँ। तो आप सोचिए एक इज नॉट अ हेल्दी मार्केट, राइट? हम्म, डिमांड सप्लाई दोनों जो हो रही है वो मैनिपुलेट की जा रही है यूजिंग द लिवरेज मनी, राइट? हम्म, तो लिवरेज मनी को कट डाउन करना था और डेरिवेटिव्स के ट्रांजेक्शन को उनको डीमोटिवेट करना था, उसको कॉस्टली बनाना था। तभी आपने देखा होगा उसका लॉट साइज इंक्रीज हुआ, उसके एक्सपायरी के साथ बदलाव किया गया।
और उसके नाउ फाइनली एसटीटी के साथ चेंज किया गया। तो ये सब चेंज करने के पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल था कि डेरिवेटिव्स को कॉस्टली करें, लोगों को हम लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाए, कि स्टॉक मार्केट को एक स्पेक्यूलेशन बिजनेस ना मान के चले, इसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप थोड़ा सा टाइम देंगे, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल अर्न। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 2x 3x पैसा अर्न करना है। 18-20% भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे सीएजीआर बेसिस पे अर्न करते हैं तो विच इज अ वेरी गुड अमाउंट, राइट? आपने सुना भी होगा कि जितने भी वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनका जो सीएजीआर रिटर्न है वो 18 से 22% के बीच में घूमता है। तो इसलिए ये सारे चेंज किए गए और आप देखेंगे जो एसटीटी में चेंज हुआ है वो डिलीवरी में कोई चेंज नहीं हुआ। डिलीवरी में जो एसटीटी लगता था आज भी उतना ही है। जो चेंज आया है वो सिर्फ डेरिवेटिव्स में आया है, ठीक है? स्पेसिफिकली फ्यूचर में 150% का चेंज आया है, 150% का हाइक हुआ है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में, और ऑप्शंस में 20% एंड 50% का हुआ है, राइट? समझ तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ये चेंजेस लाए गए विवेक। आपको लगता है ये रेवेन्यू रेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं एट द सेम टाइम, या यू थिंक इट्स जस्ट कि रेवेन्यू आए फर्क नहीं पड़ता इनको, मगर दे शुड बी अ ब्रेक दैट गवर्नमेंट पॉलिसी इज ट्राइंग टू अप्लाई? Revenue increase an outcome. It's not a me. It's not the objective. That's my opinion. Because objective अगर ये होता revenue increase करना है तो वो जो डिलीवरी वाली जो ट्रांजेक्शन है उससे भी एसटीटी इंक्रीज किया जाता बाय जस्ट द डेरिवेटिव्स। ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन गेम से भी गवर्नमेंट ने बैन लगा, उसमें अच्छा टैक्स आ रहा था गवर्नमेंट को, 28% जीएसटी आ रहा था, 30% इनकम टैक्स आ रहा था। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू इंक्रीज करना होता तो ऑनलाइन गेमिंग पे बैन न लगाते, डेरिवेटिव्स पे इतने स्ट्रिक्ट स्टेप्स ना लेते। गवर्नमेंट का फोकस रेवेन्यू इंक्रीज करना नहीं है, गवर्नमेंट का फोकस फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी देना है और अपने यूथ को भी बचाना है। इस दो पॉइंट्स पे इसलिए मैं गवर्नमेंट को थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगा कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं ये हमारे यूथ के लिए और हमारे ड्रिल इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही डिसीजन। समझ गया। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो क्लैरिफिकेशन आया है, आई मीन इट्स कॉज सम कंफ्यूजन, क्योंकि लोगों को लगता है कि पहला पोजीशन को उन्होंने चेंज कर दिया है। पीपल आर फीलिंग लाइक दे बीन दे फील बिट्रेड कि हम तो सेकेंडरी मार्केट में एसडीबी लेते थे, उसका हम हेल्ड टू मैच्योरिटी पे हम एलटीसीजी लेते थे। माय ओपिनियन इज कि ये ऑलरेडी स्टेटेड केस था कि आप जब इशू होता है बॉन्ड तब से 7 या 8 इयर्स जो भी था ओरिजिनल टर्म, उस पे ही आपको हेल्थ मैच्योरिटी बॉन्ड्स में ही मिलता था। थोड़ा आप इसमें क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये इट वाज़ अ क्लैरिफिकेशन और इट इज़ अ न्यू अमेंडमेंट? नहीं, इट्स एन अमेंडमेंट। ओके। इट्स एन अमेंडमेंट, दिस इज क्लियर। और ये प्रोस्पेक्टिव है, पहली बात तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ये। अच्छा। बट इसका रेट्रोएक्टिव इम्पैक्ट भी है। मैं इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, रेट्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। लेकिन पहले हम लोग क्या चेंज आया है वो समझते हैं, और ये समझने के लिए हमें क्या था वो समझना पड़ेगा पहले। इनकम टैक्स में ना जो आपका कैपिटल गेन निकलता है, कैपिटल गेन के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपके कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर एक एक टर्म है जो इनकम टैक्स में यूज मतलब होता है। बेचना बेसिकली। क्या हाँ, बेचना इज जस्ट वन एस्पेक्ट। अच्छा। मैच्योरिटी भी ट्रांसफर है, रिडम्पशन भी ट्रांसफर है, ठीक है? मैंने बेचा तो नहीं, उसने इशू किया मैंने उसी को रिटर्न कर दिया, तो मैंने बेचा तो नहीं ना। तो इसे ट्रांसफर इज अ वेरी ब्रॉडर डेफिनेशन जिसमें कई सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। समझ लो। तो जो ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है ना, उस ट्रांसफर में उन्होंने बोला था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की जब आप मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी जब मैच्योरिटी होगी आपके सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की, हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो अच्छा, इसका तो मतलब क्या चार्ज उसकी हुआ? वजह से टैक्स लगेगा ही नहीं, समझ गया। टैक्स लगेगा ही नहीं। अब उसमें एक प्रॉब्लम थी विवेक, जो कम से कम 4 या 5 साल से हम लोग गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहे थे, बट हम लोगों का रिकमेंडेशन कुछ और था। उन्होंने उसको तो चेंज किया ही किया, उन्होंने उसके एक स्टेप आगे भी चले गए। अच्छा। हम लोगों ने क्या बोला था उस ट्रांसफर की डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या थी? उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2050, ठीक है? अगर आप सेक्शन 47 खोलेंगे, उसके अंदर जो क्लॉज है वो खोलेंगे तो आपको दिखेगा उसमें सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015। तो जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है 2015 में फर्स्ट सीरीज आई थी, उसके बाद हर साल सीरीज आती गई। 1 या 2 साल पहले गवर्नमेंट ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया है, और फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मोर और लेस 60 प्लस सीरीज आई हैं, और अगर हम स्कीम्स की बात करें तो हर साल की एक स्कीम भी हम लोग काउंट कर लें तो लगभग लगभग 9 से 10 स्कीम्स आ चुकी हैं। लेकिन सेक्शन 47 में रेफरेंस सिर्फ 2015 की स्कीम का था। तो उस वजह से हालांकि कोई लिटिगेशन नहीं हुई, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा बना रहा था। असेसिंग ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर
चाहता तो ये डिसीजन ले सकता था कि इस पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। तो लेकिन हम लोगों ने फॉर बेटर क्लैरिटी हम लोग हर साल हमने रिकमेंड किया कि इसको 2015 की स्कीम का हटा के एनी स्कीम इशूड ऑन और आफ्टर 2015 का भी मेंशन कर दो। अच्छा। एक बदलाव तो उन्होंने ये कर दिया, ये किया है जो हम लोगों ने बोला, उन्होंने उसको चेंज किया है। लेकिन जो सेकंड चेंज उन्होंने किया वो अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने क्या बोला, सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं, जिसने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिए हैं, जब इश्यू हुए थे ओरिजिनल सीरीज जब आई और आपने उसको अप्लाई किया, तो ये एग्जाम्पशन आप ही को मिलेगी अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया, विच इज 8 years। समझ गया। ठीक है। तो अब सिनेरियो क्या होते हैं, बहुत लोगों ने और गवर्नमेंट ने भी ये कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया है कि टैक्स आर्बिट्रेशन की यूज हो रहा था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा सेकेंडरी मार्केट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कंपैरेटिवली करंट मार्केट रेट से कम रेट पे मुझे मिलते थे। तो इससे मुझे एडवांटेज क्या हो रहा था कि अगर मैं मैच्योरिटी से 1 साल पहले भी ले रहा हूँ और गोल्ड इतना वॉलेटाइल है, तो सोचो जो मैंने बाय किए वो मैं मैच्योरिटी पे मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, मेरा सारा इनकम टैक्स फ्री है। तो टैक्स आर्बिट्राज की तरह यूज हो रहे थे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि इंटेंट कभी नहीं था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का इंटेंट था कि इट्स एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप इफ यू इन्वेस्ट इन गोल्ड तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आप लगा सकते हो। समझ गया। तो गवर्नमेंट को इस टैक्स आर्बिट्राज को रोकने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया कि आपने अगर आप ओरिजिनल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो ही आप ही को एग्जाम्पशन मिलेगी अगर आप मैच्योरिटी तक वो होल्ड करते हैं। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट में बेचा तो एग्जाम्पशन ना पहले मिलता था ना आज मिलेगा। आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा और मैच्योरिटी तक होल्ड करके बेचा, पहले एग्जाम्पशन मिलता था, अब नहीं मिलेगा। ठीक है। और तीसरा, आपने प्री मैच्योर क्या दिया तो भी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलता था। प्रीमेच्योर तो मतलब बदलाव मैंने जो उन्होंने आरबीआई को किया, ही बेच दिया जब उन्होंने हाँ आरबीआई 5 साल पे वो अलाउ करता था कि आप उसको रिडीम कर सकते थे। तो पहले भी टैक्स एग्जाम्पशन नहीं था, आज भी नहीं है। समझ गया। अभी जो चेंज आया, सिर्फ चेंज इसी बात का है, दो सिनेरियोज में आप समझिए। मैंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा, मैच्योरिटी तक होल्ड किया, पहले एग्जाम्पशन थी, अब एग्जाम्पशन मुझे नहीं मिलेगी। समझ गया। ठीक है। रादर यही एक चेंज है और कोई चेंज नहीं है। आप बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव की। ठीक है। बताइए। ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से। वो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे, 1 अप्रैल 26 से ही एप्लीकेबल है। तो मतलब 1 अप्रैल 26 या उसके बाद आप जो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी होगी, उस पे ये वाला रूल अप्लाई होगा। ओके। ठीक है। डेट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने दर्शकों को, ये एक बार हम लोग एडवाइस करेंगे। 1 अप्रैल 26 के बाद से जो भी रिडीम करेंगे उस पे ये वाला रूल अप्लाई होगा, नंबर 1। ये तो हुआ प्रोस्पेक्टिव। ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि आपने जो पुराने आपने रिडीम किए ना, गवर्नमेंट कहेगी कि आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे लेकिन मैच्योरिटी पे आपने बेचे, मैं आपको टैक्स लगाऊंगी। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव। ऐसा कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट व्हाट इज रेट्रोएक्टिव? रेट्रोएक्टिव क्या होता है कि यार मैंने मैच्योरिटी 1 अप्रैल 26 के बाद किया था, लेकिन मैंने खरीदा उसे पहले था, राइट। तो ये जो इम्पैक्ट है ना, ये इम्पैक्ट कैरी होगा। आपका ये ट्रांजैक्शन फुल प्रूफ नहीं है, राइट। ये ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपने 1 अप्रैल 26 के बाद इसको रिडीम किया है, आपने खरीदा कभी भी हो। तो ये रेट्रोएक्टिव मतलब जिसका इम्पैक्ट पास्ट की ट्रांजैक्शन है, बट जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको फ्यूचर में, ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑब्वियसली लीगल डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, बट फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। समझ गया, समझ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, आई मीन थोड़ा एनआरआईज़ के रिलेटेड टैक्सेशन रूल्स भी थोड़ा चेंज हुए हैं। तो उसमें देयर इज़ वन जो टीडीएस का जो है उन्होंने वो टैन नंबर नॉन मैंडेटरी कर दिया है, यू कैन यूज़ पैन। एंड एक जो है जो जो लोग नॉन रेज़िडेंट जो स्किल्स और जो कैपिटल इंडिया में लेके आते हैं बाहर बैठ के, यहाँ पे वहाँ से बिज़नेस चला रहे हैं, उनके लिए भी कुछ एग्ज़ेम्पशन है 5 साल का। आई मीन इफ यू कुड जस्ट क्लैरिफाई व्हाट एक्ज़ैक्टली डज़ इट मीन, हू व्हिच काइंड ऑफ पर्सन वुड बेनिफिट फ्रॉम इट? तो दो ट्रांजैक्शंस आपने बोली विवेक, एक एक करके दोनों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला टैन की बात करते हैं, टीडीएस की बात करते हैं। आपको ये एक बैकग्राउंड चलो मैं दे देता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके व्यूअर्स को ये आइडिया नहीं होगा। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, 50 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे उस पे टीडीएस काटना होता है, राइट। अगर जो बेचने वाला वो एक रेजिडेंट पर्सन है, वो नॉन रेजिडेंट नहीं है, राइट।
आपने देखा होगा बहुत एनआरआईज होते हैं हम्म, अलग कंट्रीज में बैठे, बट इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट है या पुश्तैनी घर है जो आप भेजना चाहते हैं। मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ खरीदने वाला भी हिंदुस्तान में है और बेचने वाला भी हिंदुस्तान में है। तो 50 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन पे उस पर टीडीएस कटता है। ओके। और जो ये टीडीएस काटने के लिए मुझे टीडीएस जमा भी करना पड़ेगा। टीडीएस जमा करने के लिए जैसे आपका पैन नंबर होता है, ऐसे ही एक होता है टैन नंबर। ओके। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर ओके। हम इसको बोलते हैं। ओके। ये टैन नंबर आपको गवर्नमेंट से लेना होता है, जैसे आप पैन लेते हैं वैसा ही प्रोसेस है, ओके। आपको टैन भी लेना होता है। वो टैन के बेसिस पे आपको टीडीएस जमा करना होता है। अब आप सोचिए, मैं कोई लेट्स से हम एक सैलेंट बंदे की बात करें, उसका काम नहीं है रोज प्रॉपर्टी खरीदेगा बेचेगा नहीं, तो उसको क्यों अलग से टैन लेना पड़ेगा? उसके लिए कंप्लायंस बर्डन है, ईज नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ओके कोई बात नहीं, हम लोग कुछ कुछ ट्रांजेक्शन पे जो ऐसी वन ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं विच आर नॉट सो कॉमन, वन ऑफ देम इज बाइंग और सेलिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें आपको टैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप हम आपको एक स्पेशल चालान दे रहे हैं, उसी चालान में आप अपना पैन नंबर डालिए और उसी में टीडीएस जितना आपने काटा है वो जमा कर दीजिए। ठीक है, ये बेनिफिट था सिर्फ जब आपका खरीदार भी और बेचने वाला भी दोनों इंडिया के रेजिडेंट है, राइट? अब जरा सोचिए कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ एक ऐसे बंदे से जो कि नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि थोड़ा-सा इलॉजिकल लगता है कि यार इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जबकि आपको टैक्स से मतलब होना चाहिए, कंप्लायंस तो कैसे भी हो। गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया, कह रहे कि यस यू आर राइट, तो उन्होंने दोनों ट्रांज़ैक्शन को सिमिलर कर दिया है कि आप चाहे रेज़िडेंट से ले रहे हो या नॉन रेज़िडेंट से खरीद रहे हो, दोनों सिचुएशन में टैन की रिक्वायरमेंट नहीं, खाली आप पैन नंबर से आप इसके लिए एक चालान आएगा, अलग से एक चालान आएगा, उस चालान में आप अपना टैक्स डिपॉज़िट करिए और आपका कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। कंप्लायंस विल बी कंपैरेटिवली मच सिंपल एंड ईज़ियर, राइट? तो एक तो ये चीज़ आया। दूसरी चीज़ की हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो नॉन रेज़िडेंट की को इनकम की कुछ एग्ज़म्पशंस दी हैं। वो एग्ज़म्पशंस क्या दी हैं? मेनली गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, जो कि नया एक्ट है, उसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 4। उसके अंदर जो नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज की जो इनकम टैक्स फ्री होती है, एग्जम्प्ट होती है, उसमें एक लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट में उन्होंने 3 तरीके की इनकम और ऐड करी है। अच्छा। अब वो 3 तरीके की इनकम को ऐड करने के पीछे ना गवर्नमेंट का इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, राइट? इंटेंट क्या, अभी तक आज तक हम लोगों ने ब्रेन ड्रेन सुना था कि यार इंडिया से जो ब्रेन है वो बाहर निकल जाता है तो इंडिया के पास टैलेंट बचता नहीं है। गवर्नमेंट को भी इंडिया में टैलेंट चाहिए, वो टैलेंट इंडियंस भी हो सकते हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, अब इंडिया में वापस आना चाहते हैं, या टू सम एक्सटेंट फॉरेनर्स भी हैं, राइट? कि अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट कर रही है कि मुझे आप अपनी नॉलेज ट्रांसफर करोगे, तो यार उनके एम्प्लॉइज इंडिया में आके काम भी करेंगे, राइट? वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर भी करेंगे। तो अब उससे प्रॉब्लम देखिए क्या आ रही थी, उससे प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया इंडिया इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज वो वो उनका जो टैक्स सिस्टम होता है ना, वो रेजिडेंस बेस्ड और सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होता है। विवेक, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा, अगर जब तक बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो मैं टच करके निकल जाऊंगा, ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा कि ये बदलाव आए क्यों है। समझाइए समझाइए। सो रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन एंड सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, देखिए रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है कि आप जिस कंट्री के रेजिडेंट होते हैं उस कंट्री की सरकार के पास आपकी ग्लोबल इनकम को टैक्स करने का राइट होता है। ओके। ठीक है। सोर्स बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है कि जो इनकम का सोर्स उस कंट्री में, उसी पे वो टैक्स लगाएगा। आप छोटा सा एग्जांपल समझिए, आपकी प्रॉपर्टी दुबई में है विवेक, राइट? उस प्रॉपर्टी से आपने रेंटल इनकम कमाई, ओके। उस प्रॉपर्टी पे दुबई की कंट्री के पास राइट है कि वो टैक्स लगा सकती है क्योंकि वो प्रॉपर्टी दुबई में सिचुएटेड है। तो ये तो हुआ सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, हालांकि दुबई इस पे टैक्स नहीं लगाती है, लेकिन उनके पास राइट है कि वो टैक्स लगा सकती है, वो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। बट सिंस आप इंडिया के रेजिडेंट है, आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा, यू आर रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। ठीक है। और एक टैक्स पे एक इंडिविजुअल की जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकलता है वो इस बात से निकलता है आप किस कंट्री में कितने दिन थे। अगर आप इंडिया में 182 दिन या उससे ऊपर इंडिया में रहेंगे तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे, और एक बार आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए तो आपकी ग्लोबल इनकम पे इंडिया पे टैक्स लग जाएगा। अच्छा। यहाँ तक का लॉ आपको रूल समझ में आया? सो ये रेजिडेंस और सोर्स बेस्ड जो टैक्सेशन होता है, अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इंडिया बाहर से कुछ फॉरेन टैलेंट इंडिया में लेके आता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए,
तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। हम्म, रेजिडेंट बनते ही आप प्रॉब्लम क्या आएगी, उनकी ग्लोबल इनकम पे इंडिया पे टैक्स लगेगा। करेक्ट। तो सोचिए, फॉरेन टैलेंट कहेगा कि यार मैं एक तो इंडिया में मैं आके काम करने का मेरे पीछे क्या मोटिवेशन मेरा बचा। हम्म, ठीक है, कंपैरेटिवली इंडिया ऑब्वियसली जिस लेवल पे यूरोपियन या अमेरिकन कंपनीज आपको पे कर सकती है, उस लेवल पे इंडियन कंपनीज कंपैरेटिवली परचेजिंग पावर पैरिटी, कई रीजंस होते हैं। तो मेरा हम्म, टैक्स भी ज्यादा लग रहा है, मेरी हम्म, ग्लोबल इनकम पे आप टैक्स लगा रहे हो, और मेरी इनकम भी कंपैरेटिवली कम है। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके, सो हम लोग आपको 5 साल तक एग्जम्पशन दे देते हैं कि आपकी जो ग्लोबल इनकम है वो हम इनकम इंडिया पे टैक्सेबल नहीं करेंगे, अगर उस इनकम का सोर्स इंडिया में नहीं है तो। अच्छा, समझ में आया ये चेंज क्यों लाया गया? अच्छा, ठीक है। अच्छा। बेसिकली इसके यहाँ पे अलावा अगर टैलेंटेड लोगों को वापस बुला रहे हैं हम, या कोई आ रहे हैं टेम्परेरीली 4-5 साल के लिए, उनका ग्लोबल इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। उनकी ग्लोबल इनकम टैक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। हम्म, अब हम बात करते हैं दो और इनकम की। अब जैसा मैंने आपको बोला कि इंडिया अपने आप को, आपने देखा होगा जो अपने 7 कर्तव्य गवर्नमेंट ने बताए थे, उसमें से एक कर्तव्य इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भी था, करेक्ट। राइट? और उसमें अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ठीक है। हम्म, हम्म, अब हमारे यहाँ पे इतने बड़े-बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जो डिगिंग मशीन्स हैं, कितनी सारी मशीन्स हैं, हमारे पास है ही नहीं। या तो हम जर्मनी से लेते हैं या जापान से लेते हैं, बाकी कंट्रीज से लेते हैं। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना। अब वो टेक्नोलॉजी अगर मैं इंडिया में उनसे लेता हूँ मैं, या फिर ऐसी मशीनरीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारे टूल्स और कैपिटल इक्विपमेंट्स चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इंडिया को ऐसी चीज़ें बेचते हो, तो हम आपको उस पे टैक्स नहीं लेंगे। ये हाई लेवल पे एक पॉइंट है। और अगला पॉइंट डेटा सेंटर का है। गवर्नमेंट इंडिया को अपने आप को डेटा सेंटर में काफ़ी आगे पुश करना चाहती है, और इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना चाहती है फॉर डेटा सेंटर एंड एआई डेटा सेंटर। और दूसरा डेटा लोकलाइजेशन के लिए भी गवर्नमेंट पुश कर रही है। तो इन सारी रीजंस की वजह से उन्होंने अगले 21 साल तक टिल 2047 इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इंडिया में डेटा सेंटर लगाते हैं, तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट होगी, जो इनकम आप इंडियन पार्टनर के थ्रू अर्न करते हैं। तो ये मेरे 3 इनकम के अंदर जो एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने दी है टू द नॉन रेजिडेंट टू द फॉरेन सिटीजन। यस समझ इट। गया। ये लास्ट क्वेश्चन है सर, जस्ट आई मीन योर कन्वर्सेशन वाज़ वेरी एनलाइटनिंग, स्पेशली जो टैक्स का निटी-ग्रिटी आपने समझाया। ये जो मैट का जो नया रूल चेंज हुआ है, आई मीन वो थोड़ा आप समझाएँगे? बिकॉज़ ये थोड़ा एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी लोगों को फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको मैट क्रेडिट चाहिए, तो आप न्यू रेजिम में जाइए। वो जस्ट फॉर व्यूअर्स क्लैरिफिकेशन, न्यू रेजिम इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर कंपनीज़। तो कंपनीज़ कैन आल्सो ऑप्ट, जस्ट जैसे आप और मैं ऑप्ट कर सकते हैं, वैसे कंपनीज़ को भी ऑप्शन है। गो अहेड नवीन। यस, कंपनीज के लिए भी मल्टीपल अल्टरनेट टैक्स रिजीम्स हैं विवेक। अ, और उसके अंदर टैक्स रेट्स कम है। जैसे हमारे अल्टरनेट टैक्स रिजीम के अंदर आपको कोई डिडक्शन एग्जम्पशन भी फोरगो करनी होती है, ऐसी कंपनीज के लिए भी जिसमें टैक्स रेट्स कम है। ओके। तो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया, आप अल्टरनेट टैक्स रिजीम में चले जाओ, आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी, कंप्लायंस कम होगी, हुँ, हुँ, मैट जैसा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा जिसमें बुक प्रॉफिट आपको निकाल के हुँ, हुँ, आपको टैक्स पे करना होता है, जो कि मिनिमम 15% का टैक्स था। हुँ, हुँ, राइट? तो ये सब ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम में मैट लगता ही नहीं था। जब आपका मैट ही नहीं लगेगा, तो आपको मैट जो आपने एडिशनल टैक्स पे करना, मतलब आपका अगर ₹100 का नॉर्मल टैक्स है और मैट आपका ₹150 का है, तो आप मैट पे करेंगे, और 100 और 150 के बीच का जो गैप था वो हुआ मैट क्रेडिट, जो आपको अगले 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं, हर उस साल में जिस साल में आपका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बन रही है, व्हिच इज़ हायर देन द मैट। ठीक है? तो ये अभी तक प्रोविज़न था। तो जब मैट आप एक्सेस पे करते हो वो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, तो जो एडिशनल टैक्स है वो मैट क्रेडिट होता है, जो आपको मैट क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं अगले 15 साल तक। हुँ, हुँ, लेकिन अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में जब आपको मैट ही अप्लाई नहीं होगा, तो मैट क्रेडिट का कोई लेना-देना ही नहीं था। हुँ, आज तक ये प्रोविज़न था। ओके। गवर्नमेंट के पास कोई डेटा होगा कि कंपनीज़ आज भी अल्टरनेट टैक्स रिजिम में नहीं जा रही हैं, पुराने रिजिम में रह रही हैं। हुँ, तो गवर्नमेंट को पुश करना था कि बॉस, आप न्यू टैक्स रिजिम में आ जाओ, मैं आपको कुछ एडिशनल इंसेंटिव देती हूँ। हुँ, कुछ कंपनीज़ इसलिए भी नहीं जाना चाह रही थी न्यू टैक्स रिजिम में, अल्टरनेट टैक्स रिजिम में, कि यार मेरा मैट क्रेडिट पड़ा है ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़, जब तक मेरा वो कंज़्यूम नहीं होगा तो मैं न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जाऊँगा। हुँ, राइट? तो गवर्नमेंट के लिए 2-2 रिजिम मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। हुँ, आप
ये सोचिए ना, गवर्नमेंट को दोनों अलग-अलग फॉर्म्स भी मेंटेन करने पड़ रहे हैं, दोनों के अलग-अलग लॉजिक्स भी बनाने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इनको न्यू टैक्स रिजिम में अगर मूव करना है, तो ये थोड़ा-सा अपने को बदलाव करना पड़ेगा। अगर मैट क्रेडिट इज़ द ओनली कल्प्रिट कि जिसकी वजह से कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने 3-4 चेंज किए मैट के अंदर। पहला तो उन्होंने बोला कि ओल्ड टैक्स रिजीम, जो पुरानी रिजीम है कंपनीज की, उसमें अब आपका 15 की जगह 14% मैट देना होगा, विच इज गुड फॉर द कंपनीज। फर्स्ट, सेकंड, कोई मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, जो मैट आप पे करोगे विल बी योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, न्यू पे तो अप्लाई होता नहीं है, तो वो मैट कुछ भूल जाते हैं। तो मैट आपका 15 से 14 हुआ, और जो आपका मैट क्रेडिट अब आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और आपका जो पुराना जो क्रेडिट बचा है, वो सारा का सारा आपको ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट लैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं, तो आपको 25% तक मैट क्रेडिट हम अलाउ करेंगे फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ 15 ईयर्स। अगर आप ऑलरेडी 8 खत्म हो चुके हैं, तो 7 साल के लिए भी हम आपको अभी भी वो मैट क्रेडिट अलाउ करेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरीके से उनको पुश कर रही है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम को छोड़ो, न्यू टैक्स रिजिम पे आओ, आपको एडिशनल इंसेंटिव भी मिल रहा है, आप अपने मैट क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। तो ये मोटा-मोटा 3 चेंजेस आए हैं मैट के अंदर, विवेक। समझ गया। जस्ट एज अ लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो, ये जो मैट क्रेडिट जो लैप्स हो जाएगा, टेक्निकली उसको प्रॉफिट एंड लॉस में वो नॉक ऑफ करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो एक पीएनएल में नहीं, इम्पैक्ट नहीं, तो नहीं, है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, ये आपका P&L आइटम नहीं है जो मैट क्रेडिट है, बैलेंस राइट? शीट से ये आपका बैलेंस शीट बैलेंस शीट उठाएगा। आइटम है। ये बैलेंस शीट आइटम है, राइट? और इनफैक्ट आप अपने बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते हैं, ये आपका टैक्स आइटम है, राइट? समझ गया। टैक्स आइटम, इसका इम्पैक्ट डेफर्ड टैक्स पे ज़रूर आ जाएगा, बट इसका इम्पैक्ट ना ही P&L पे आएगा, ना ही आपके जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसके हिसाब से, कंपनी तक के हिसाब से उसका इम्पैक्ट डेफर्ड टैक्स में जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट करके आपको दिखाना होगा। ओके, तो ये जो मैट है, ये आपका एक तरीके से कंडीशनल एडवांस टैक्स है जो आपने पे किया है, जो फ्यूचर में आप नॉक ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट योर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, प्रोवाइडेड आप अदर कंडीशंस यू फुलफिल, विवेक। all right, great. Thank you so much, Naveen, for taking out the time. It was a very enlightening conversation. I hope we can do this again. Thanks a lot. Thank you. थैंक्स विवेक। Thank you, viewers and listeners, for joining us. नवीन वाधवा के साथ बात करने के बाद एक बात क्लियरली इमर्ज होती है, इंडिया के टैक्स फ्रेमवर्क में इवॉल्विंग चेंजेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टर फ्रेंडली अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन ओवरऑल इंडिया का टैक्स सिस्टम और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज फ्यूचर ग्रोथ को सस्टेन करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप बाजार एंड बियॉन्ड का ऑडियो वर्जन मेजर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड इन्वेस्ट वाइजली। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.